नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार लोकसभा चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार होंगे, इस सवाल पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी अब इसको लेकर काफी एक्टिव हो गया है और बाज़ाब्ता एक टीम का गठन भी कर दिया है। आपको बता दें कि अब इस टीम ने बाज़ाब्ता एक लिस्ट तैयार कर ली है, एक सूची तैयार कर ली है और ये सूची बीजेपी के आला कमान तक भी पहुंच गई है। तो ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस उम्मीदवारों का नाम इसमें शामिल किया गया है और किस किस के नाम पर विराम लग गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। तो सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपको भी जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा अरुण जी कि अब बाज़ाब्ता एक लिस्ट तैयार कर ली गई है, कुछ एक टीम का गठन भी हो गया है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि टीम के गठन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस टीम में कौन कौन सदस्य हैं। देखिए, पार्टी जो बीजेपी है वो संगठन वाली पार्टी है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछले चुनाव में 17 सीट बीजेपी जीती थी, 17 सीट लड़ी हुई थी। बिल्कुल 100% रिजल्ट हुआ था। जो पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन था वो भी आपको याद होगा कि नीतीश कुमार तब साथ थे। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी 17 सीट ली थी, एक सीट नहीं मिली किशनगंज, और बाकी 16 सीट जदयू ने जीती थी। अभी जो भूमिका में आपने बात की कि बीजेपी ने चुनाव तैयारी, वो सही है। बीजेपी तो इंटरनल अब केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है, उसको तो पूरे देश में लड़ना है। और अभी जो उसका नारा है कि इस बार के चुनाव में 400 के पार, तीसरी बार मोदी सरकार। और मतलब बिहार में 40 सीट है तो सभी 40 सीट भी जीतने की मंशा होगी, लक्ष्य होगा। और जो जीती हुई सीट है उस पर तो उसे फिर दोहराना भी चुनौती है। अब जैसे क्लास में कोई लड़का फर्स्ट लेता है, फर्स्ट करता है, उसको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। किस लिए? रिकॉर्ड मेंटेन करना। हाँ, कि वो फर्स्ट बना रहे जी। तो अभी जो कुछ ये अभी बीजेपी कर रही है उसमें बीजेपी ने तो एक तो जब अभी नीतीश कुमार आ गए पिछले महीने की 28 तारीख को साथ हुए, इसके पहले तो अलग थे, तो एक दूसरे ढंग की तैयारी थी जनवरी वो। हाँ, कि वो एक तैयारी थी कि बीजेपी ने आइडेंटिफाई किया कि 40 में उसके लिए वो कौन सी कमज़ोर सीट है जहाँ कभी नहीं जीती है, या फिर जब लड़ी हुई है भाजपा तो सेकेंड रह गई हो। तो उस तरह की 10 सीटें थी और उस हिसाब से उसका कार्यक्रम भी शुरू हो गया था। अभी जो आप चर्चा के लिए बैठी हैं अभी, वो ये है कि 17 सीट जीती हुई सीटों के लिए, सभी सीट के लिए 17 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सिटिंग एमपी भी हैं। सिटिंग एमपी भी है जी। उसमें कई मैं नाम देख रहा था, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी हैं, तो राधा मोहन सिंह भी हैं, विवेक ठाकुर भी हैं, सतीश चंद्र दुबे भी हैं। कई नाम मैं उसमें देख रहा था, कई एक्स MLA भी हैं। मतलब पार्टी में एक अभी तो एक आपसे चर्चा में मैंने ये भी बताया था कि पार्टी कार्यालय में भी, जैसे पटना जिला में पटना साहिब है, अभी 2-3 दिन पहले ही वहाँ प्रखंड लेवल के कार्यकर्ता जो संगठन में अध्यक्ष हैं, पदधारक हैं, उनको बुलाकर फीडबैक लिया जा रहा था कि किसके बारे में क्या सोच है कार्यकर्ताओं की। तो मतलब पार्टी तो डिसीजन अंतर लेना है, केंद्रीय जो उसका संसदीय बोर्ड है उसको यूँ कहे कि वो डिसीजन लेना है अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी को। लेकिन एक संगठन में है कि जो कुछ हमने किया वो कोई मनमाने ढंग से नहीं किया और एक मैसेज देना होगा कि ये फीडबैक मिला है। तो ये फीडबैक लेने के लिए ही ये सारे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। और वो अपने जिला में जिला अध्यक्ष से और नीचे भी तो कई स्तर है ना संगठन में, सब लोग से वो बात करेंगे। फिर वहाँ सीटिंग है, उनका क्या फीडबैक है, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है। कार्यकर्ताओं से अंतर तो कार्यकर्ता ही किसी संगठन की पूंजी होते हैं। उनका कोई कार्यकर्ता ही बहुत नाराज़ हो अपने सिटिंग MP से
तो अभी चुनाव में क्या उसके लिए करेगा। बिल्कुल। इस सारी तरह का फीडबैक फिर जनता में उनका क्या छवि है, कितना वो समय देते रहे हैं। जी। किसी भी सिटिंग एमपी के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होती है, यही सब ना होता यही है। सब होता है जी। तो ये सब तरह से एक फीडबैक लेके और वो एक सूची देंगे पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को। फिर वो उसके यहाँ एक संगठन है कि प्रदेश चुनाव समिति भी होती है, बिल्कुल। फिर उसके बाद कोर कमेटी होती है, और फिर वो दिल्ली में जा कर के जो कोर कमेटी के लोग फिर वो चुनाव समिति को हवाले करते हैं, और वहाँ भी पैनल पर विचार करके देखिए। एक तो अभी खबर ये है कि परसों तरसों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वरिष्ठ नेताओं की देर रात बैठक हुई थी, और उसमें एक खबर थी कि पूरे देश भर में 150-60 कंस्टिट्यूंसी का वो लोगों ने सीट फाइनल कर लिया है। फाइनल कर ली है, कैंडिडेट फाइनल कर लिया है, सिर्फ घोषणा बाकी है। हाँ, घोषणा बाकी है। और वो अभी तो वो वैसी सीटें हैं जहाँ की बीजेपी के लिए वो कमज़ोर सीटें थी। अच्छा। तो बीजेपी का तो लक्ष्य है ना कि हम 370 इस बार खुद जीतें बिल्कुल। और 400 से अधिक पार करें। तो वो सीटों के संबंध में आइडेंटिफाई करके क्या प्रोस्पेक्ट है, किसको देना होगा। तो पहली सूची आने जा रही है 2-3 दिनों में। 2-3 दिनों के अंदर पहली सूची आ जाएगी। हाँ, लेकिन अब तो अभी आपने चर्चा की कि बिहार में 17 सीट के लिए पर्यवेक्षक ही बनाए गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये लोग अभी होमवर्क करेंगे, तो मुझे लगता है कि 10 तारीख तक जी वो सूची भी अब बीजेपी की आनी शुरू हो जाएगी। तो बिहार में भी आ जाएगा। अभी तो 13-14 तक तो जो चुनाव सूची तैयार हुई है, जो बैठक का आपने अभी जिक्र किया, तो क्या उस सूची में बिहार की? नहीं, अभी बिहार नहीं होगा उसमें। वो नहीं, बिहार नहीं होगा उसमें। अभी बिहार को इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, बिहार को भाजपा प्रत्याशियों की सूची जो आधिकारिक आएगी उसके लिए अभी इंतजार करना होगा। देखिए, अब जैसे अभी कल ही मैंने सुना कि वो वेस्ट बंगाल में शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से टीएमसी के एमपी हैं, पवन सिंह, तो वहाँ पवन सिंह को वहाँ सामने होंगे, ये वहाँ चर्चा है। लेकिन आधिकारिक घोषणा तो बाकी है ना। तो बिहार में भी उसी तरह से जो 17 सीटें हैं उसमें आपसे मैंने चर्चा की है कि एटलीस्ट कम से कम 40 से 50% तो जो सीटिंग है उनको टिकट नहीं मिलेगा। कई उसके कारण हैं, किसी का एज फैक्टर है, किसी की वहाँ जो अभी एंटी इनकम्बेंसी के बारे में पार्टी 2 बार सर्वे इंटरनल करा चुकी है। ये तीसरा इस संगठन के लेवल पर वो ये दायित्व दिया गया है, और इस हिसाब से जो बिल्कुल ये तय दिखता है कि जो सीटिंग है सबको टिकट नहीं मिलना है। और अब किसको मिलना है, आप सवाल तो फिर पूछेंगे कि यदि 30-40% लोगों को नहीं मिलेगा तो मिलना किसका तय है। आप यदि ये सवाल करेंगे तो इस सवाल का तो सहज जवाब वो 2 ही आदमी दे सकता है। वो नरेंद्र मोदी दे सकते हैं और अमित शाह देखते हैं। मैं कई सीटिंग एमपी से मैं बात करता हूँ, होती है सबसे चर्चा। कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारा टिकट पक्का है, और घूम रहे हैं। जब भी जितनी बैठकें होती है प्रधानमंत्री सबको कहते हैं अभी संसद का सत्र समाप्त हुआ कि आप लोग कंस्टिट्यूंसी में जाइए। बिल्कुल। तो उन लोगों को टास्क इसलिए कि कंस्टिट्यूंसी में जब भी एमपी नहीं बनेंगे तो संगठन में रहेंगे ना। अभी देखिए ना, अभी जो केंद्रीय कई मंत्री थे, राज्यसभा से मेंबर थे, उसमें 3 ही लोगों को राज्यसभा का टिकट मिला। तो रेल मंत्री अभी अश्विनी वैष्णव को मिला और 2 और मंत्रियों को मिला। बाकी लोगों को कहा गया अभी सब चुनाव में जाना है। बिल्कुल जी। तो धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के सारे केंद्रीय नेता जो कई थे, ऐसे सबको चुनाव में तैयारी के लिए कह दिया गया। और सबसे पूछा गया था कि आप 2 कंस्टिट्यूंसी का ऑप्शन दीजिए, कहाँ कहाँ आपको सूट करेगा। कई ने 3 भी दिया जी। तो पार्टी पूरे इस ढंग से जब एक लक्ष्य बड़ा हो तो मेहनत भी करनी। बीजेपी अपने मेहनत के लिए, अपने प्लान्स के लिए जानी भी जाती है। अरुण जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जिस टीम का हमने जिक्र किया था, हमने बताया था कि 17 लोग हैं उस टीम में, और उसमें अभी आपने बताया कि सिटिंग एमपीज भी उस टीम में शामिल हैं। तो क्या हम ये तय माने कि जो सिटिंग एमपी उस टीम में शामिल है उनकी टिकट तो पक्की है? नहीं, सीटिंग एमपी जिनको भेजा गया है उसमें कुछ राधा मोहन सिंह, कैसे उनके बारे में आप कह सकते हैं कि उनका टिकट पक्का है? नित्यानंद राय भी हैं, नित्यानंद राय भी हैं, आर.के. सिंह भी हैं। तो देखिए, एक दायित्व दिया है, लेकिन ये सारे लोग क्या वो अपने नाम पर क्रॉस लगाएंगे? नहीं, वो अपने नाम के लिए नहीं कराना है, वो तो दूसरी कंस्टिट्यूंसी का दायित्व मिला है जी। जिन लोगों को पर्यवेक्षक बनाया गया अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए थोड़े बनाया गया है। सबका जो जिस क्षेत्र से आते हैं, हाँ, दूसरे कंस्टिट्यूंसी का तय करेंगे।
अब वो चाहे आर.के. सिंह किसी और का देखेंगे, राधा मोहन सिंह किसी और का देखेंगे, हाँ नहीं किसी और कंस्टिट्यूंसी का देखेंगे। कल होके जो वहाँ के सिटिंग में टिकट कटेगा तो कहेंगे वो लोग, तो ये धारणा बनेगी कि इन्हीं लोगों ने हमारा टिकट कटा दिया। बिल्कुल। एक पार्टी का पता नहीं इस तरह का एक्सरसाइज भी पार्टी में कितना एकजुटता का संदेश देता है कि इससे कटुता बढ़ेगी, ये तो बीजेपी जाने जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पर्यवेक्षक सिटिंग एमपी हैं उनको दायित्व दिया गया है तो उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी थोड़े तय करनी, वो दूसरों का तकदीर तय करने जाएंगे जी। और उनकी तकदीर को कोई दूसरा तय करेगा। हाँ, ऐसा ना हुआ है। अच्छा, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस लिस्ट का हमने जिक्र किया था उस लिस्ट में किस किस का नाम शामिल किया गया है और किसके नाम पर फुल स्टॉप विराम लग चुका है? नहीं देखिए, अब जैसे वो लिस्ट में अभी मोटा मोटी जो मेरे पास सूची उपलब्ध है मैं आपको जानकारी दूं कि जैसे राज्यसभा के मेंबर हैं विवेक ठाकुर, अब उनको दरभंगा कंस्टिट्यूंसी का पर्यवेक्षक बनाया गया है जी। अब खुद विवेक ठाकुर नवादा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नवादा वो नर्सिंग करते रहे हैं, अक्सर वो नवादा जाते रहे हैं, वहाँ उनके विकास के लिए योजनाओं की स्वीकृति दी है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब हैं तो नवादा के दावेदार टिकट चाहते हैं बिल्कुल जी। और उनको दरभंगा दे दिया गया है। दरभंगा दे दिया गया है। अब वो दरभंगा के जो अभी सिटिंग एमपी हैं अभी ठाकुर जी, शायद गोपाल जी ठाकुर जी। अभी तो जो मेरी समझ है कि उनका टिकट कटने की संभावना नहीं दिखती है। नहीं दिखती है। नहीं दिखती है जी। फिर अब गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय जी, और उनको शिवहर दिया गया है। एक चर्चा रहती थी कि वो कंस्टिट्यूंसी बदल सकते हैं। अभी जिस उजियारपुर से सिटिंग एमपी हैं तो ये उजियारपुर लड़ें या फिर शिवहर भी लड़ सकते हैं। अब उनको शिवहर का पर्यवेक्षक बनाया गया है। अब नित्यानंद राय का पार्टी में एक पोजीशन भी डिफरेंट है। आप जानते हैं कि अमित शाह के बहुत करीबी हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और उनके नेतृत्व में भी बिहार में चुनाव लड़ा गया है। तो कंस्टिट्यूंसी जो जिनको कहीं दिया गया है वो प्रभार में बता रहा था। अब जैसे विधान परिषद के मेंबर हैं अनिल शर्मा, अब उनको महाराजगंज दिया गया है। अब महाराजगंज में अभी सिटिंग एमपी हैं जनार्दन सिग्रीवाल हैं। अभी तो प्रश्न चिन्ह लगा है उन पर, प्रश्न चिन्ह लगा है कि शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा। अब उसी तरह से शाहनवाज हुसैन हैं, जी। बिहार में मंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, भागलपुर से एमपी रहे, किशनगंज से भी रहे। बिल्कुल। अब उनको दे दिया गया है मोतिहारी में सिटिंग एमपी हैं राधा मोहन सिंह, जिसके बारे में अभी सब ये कयास लग रहा है कि शायद उम्र के जिस पड़ाव पर आ गए हैं, आपको याद होगा यूपी के वो प्रभारी बनाए गए थे, इस बार शायद उनको टिकट नहीं मिला, केंद्र में मंत्री परिषद में भी जगह नहीं। हो सकता है कि उनके नाम पर विराम लग सकता है। पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल हैं, अब वो अभी एमएलए रहे हैं सूर्यगढ़ा से, वहाँ प्रहलाद यादव ने हराया था। वो प्रहलाद यादव अब आ गए हैं उन्हीं के पाले में, तो उनकी खुद की सीट सुरक्षित नहीं दिख रही है। प्रहलाद यादव यदि इस पाले में आए होंगे तो कोई तो एक समझ बनी होगी, पार्टी ने उनको शामिल कराया है तो राजद छोड़ कर आए हैं, तो राजद वाले तो उनके छोड़ने से हतप्रभ थे। अब इधर आ गए हैं तो खुद प्रेम रंजन पटेल का भी अपना घर कौन ठिकाना होगा, नहीं है। लेकिन अब वो जाएंगे पाटलिपुत्रा सीट जो है ना, पाटलिपुत्रा में जहाँ राम कृपाल यादव सिटिंग है, वहाँ वो तलाशेंगे कि किसको वहाँ उतारने से। फिलहाल मुझे लगता है कि राम कृपाल यादव का भी जो टिकट है वो तय है, उनको मिलेगा। हाँ, ये लगता है उसमें मुझे तो कोई, इसलिए कि एक तो पार्टी में बहुत कम लोगों का ऐसा इमेज होता है, चाहे वो राजद में भी रहे तो एक सांसद होकर, केंद्रीय मंत्री होकर वी राम कृपाल का एक कार्यकर्ता का इमेज रहा है। स्टिल नेता नहीं, कार्यकर्ता, और बहुत पीपुल्स कनेक्ट है। वो बहुत कंट्रोवर्सी भी नहीं है। आपको याद होगा कि लालू यादव की बेटी जो मीशा हैं, उनको उन्होंने हराया था। बड़ी चुनौती थी ना। लालू यादव जब खुद भी लड़ रहे थे तो उसको अपनी कंस्टिट्यूंसी से ज़्यादा वहाँ समय दे रहे थे, तभी राम कृपाल यादव ने बाजी मारी थी। तो मुझे लगता है कि अभी वहाँ राम कृपाल यादव का, अब वो पर्यवेक्षक क्या देंगे, वहाँ कोई विकल्प भी मुझे नहीं दिखता है कि राम कृपाल यादव से कोई और सशक्त उम्मीदवार बीजेपी टक्कर में भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो नहीं दिखता है, लेकिन अब पर्यवेक्षक को जो दायित्व मिला है कुछ तो करेंगे ना। फिर उसी तरह से राधा मोहन सिंह आरा देखेंगे, और आरा से आर.के. सिंह केंद्रीय मंत्री हैं। अभी जो बिहार में मंत्री हैं उसमें दी बेस्ट परफॉर्मर के रूप में उनका इमेज है। हाँ, आइए नौकरशाह से राजनेता बने। एक नौकरशाह में आर.के. सिंह की एक बड़ी सख्त अधिकारी की, एक स्वच्छ अधिकारी की छवि रही,
और एमपी के रूप में भी जो ऊर्जा विभाग उनको मिला, पहले तो स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री थे जी। और अच्छा किया। प्रधानमंत्री हर वे मौके पर उनकी सराहना करते रहे हैं। अब वो कोई आर.के. सिंह का भी टिकट मुझे नहीं लगता है कि कटेगा जो। अब वो चर्चा चाहे जो रहती हो, लेकिन उनकी जो खुद की छवि है परफॉर्मर की है, ऐसा नहीं हाँ, लगता ऐसा है नहीं लगता है कि वहाँ, हाँ जी। लेकिन अब वो राधा मोहन सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है, बिल्कुल। तो पार्टी ने कोई दायित्व दिया है तो कुछ तो वो एक अपना कुछ तो अपना काम दिखाएंगे ही। उसी तरह से राजेंद्र गुप्ता हैं, अब वो बक्सर का दायित्व मिला, अब अश्वनी चौबे हैं वहाँ जी। कई है विवाद उनका, कुछ कार्यकर्ताओं में भी है। दूसरा है कि चौबे जी एक ब्राह्मण जाति के चेहरा हैं उनका। और जब वो नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मैं उन दिनों का याद दिला रहा हूँ आपको, जब बिहार में नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी रास नहीं आ रहे थे। उन दिनों बिहार से दो ही नेता थे जी। गिरिराज सिंह और अश्वनी चौबे, जो नरेंद्र मोदी के बड़े करीब थे। और ठीक उसी तरह जैसे सुशील मोदी नीतीश कुमार के बड़े करीब हो गए थे। जब वो पीएम का चेहरा बन रहे थे बीजेपी का, तो सुशील मोदी कहते थे कि नीतीश कुमार के बारे में क्योंकि पीएम मटेरियल है। तो आज सुशील मोदी कहाँ हैं, वो आपके सामने हैं कि अब राज्यसभा 2 बार रहे, अब तो अभी इस बार बेटिकट हो गए, अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। बिहार के हालांकि अभी भी बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा है। तो एक तो वो बता दिया आपको कि बक्सर में अब वो जो अश्वनी चौबे का खुद का जो कनेक्शंस है, चाहे वो मोहन भागवत से, कुल मिला जुला कर अब क्या उनका टिकट होता है वो तो तय करना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन अब एक विवाद है, अभी कल ही मैंने देखा कि वहाँ अपनी कंस्टिट्यूंसी में कुछ लोगों ने विरोध किया था, राजद के लोग भी वहाँ, मतलब वो अभी तो है कि वहाँ मतलब ये कुछ नाम है, अभी और 2-3 नाम मैं चर्चा कर दूं, इसलिए कि जब कुछ कंस्टिट्यूंसी की आप चर्चा कर रहे हैं तो आपके श्रोता के लिए उस कंस्टिट्यूंसी में जो अभी क्या है राजनीति वहाँ, ये भी एक उनको बताना मैं समझता हूँ कि मुनासिब होगा। तो बक्सर में एक स्थिति है ये कि अश्वनी चौबे का भी आरएसएस से भी वैसे ही उनका अब रहा है, तो कुल मिला जुला कर, लेकिन अब तय करना है नरेंद्र मोदी जी को। बिल्कुल आला कमान को। राजेंद्र सिंह जो कभी झारखंड के संगठन प्रभारी थे, आरएसएस के बैकग्राउंड के थे, विधानसभा के पिछले चुनाव में तो बागी बन गए थे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो लड़े चुनाव जी। और फिर वो वहाँ हार गए, फिर पार्टी में आ गए। अभी पटना साहिब वो वहाँ का की रिपोर्ट देने के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है, जहाँ से रविशंकर प्रसाद हैं। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री थे, ड्रॉप कर दिए गए। और एक विवाद रहता है कि वो पीपुल्स कनेक्ट कम है, कार्यकर्ता भी से उस हिसाब से जो चाहिए था चर्चा है कि इस बार टिकट कट सकता है। अब वो यदि ड्रॉप किए गए तो भी एक कारण होगा ना, कोई आखिर क्यों ड्रॉप किए गए। रवि एक वकील के रूप में जो उनका नाम रहा, और एक समय था कि वो तो जो वहाँ 5-7 जो लोग गिने जाते थे प्रधानमंत्री पीएमओ से करीब वाले, उसमें रविशंकर प्रसाद का इमेज था। तो अब वो रविशंकर प्रसाद को फिर टिकट मिलता है कि वहाँ उनके अभी ऋतुराज सिन्हा हैं, अभी बीजेपी से अकेला कोई केंद्र में पदाधिकारी है, अभी भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं वो बिहार से, कोई और दूसरा है नहीं बिहार से पदाधिकारी। तो अभी ऋतुराज को अवसर मिलता है, एक बैकग्राउंड भी है, वो SIS सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो बड़ी एजेंसी मानी जाती है, कहते हैं लोग 10,000 करोड़ का कारोबार वाली वो एजेंसी है। और इसके पहली वाली टीम में भी ऋतुराज थे, तो अभी ऋतुराज बाजी मारते हैं कि फिर रविशंकर को मिलता है। अब ये रिपोर्ट राजेंद्र सिंह को देना है, वो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। फिर अब वो सांसद संजय जायसवाल हैं, आप जानते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और अब वो फिर उनको टिकट, अभी तो मुझे नहीं लगता है कि उनका टिकट कटेगा, नहीं लगता है कि उनका टिकट कटेगा। अभी मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, कि चर्चा तो ये थी कि वो केंद्रीय मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब उनको औरंगाबाद का दायित्व दिया गया है। औरंगाबाद में सुशील सिंह हैं। अब सुशील सिंह का भी वहाँ कोई विकल्प मुझे नहीं दिखता है कि सुशील सिंह का टिकट कटेगा, कोई टक्कर में नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल, मुझे नहीं लगता है। हाँ, तो एक स्थिति है जी। अब वो सांसद ये सतीश दुबे हैं, उनको सासाराम मिला है। बिल्कुल। सासाराम में तो आपने देखा कि एक बड़ा उलटफेर, वो सासाराम सीट लोकसभा की स्पीकर रही मीरा कुमार की सीट रही है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, और वहाँ से अभी एक सचमुच में बीजेपी को एक बड़ा सशक्त उम्मीदवार की तलाश थी। तो जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, MLA रहे, ललन पासवान छोड़कर आए थे कि वो टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी जस्ट आपने देखा
कि कांग्रेस के वो पूर्व मंत्री रहे, अभी सिटिंग एमएलए हैं, जी कौन, गौतम, मुरारी गौतम, उन्होंने अभी बीजेपी का पाला बदल लिया है। हाँ, बीजेपी में आ गए हैं और इन्हीं के बारे में चर्चा है कि वो सासाराम से कैंडिडेट बनाए जा सकते हैं। तो अब तो सतीश चंद्र दुबे क्या पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, क्या रिपोर्ट देंगे, तो वो ये अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता एक है। संक्षिप्त मैंने आपसे चर्चा की अभी। हाँ, 2-3 और कंस्टिट्यूंसी में इसमें नाम स्पष्ट नहीं है। जी तो कुल मिला कर ये जो अभी एक्सरसाइज बीजेपी की है वो ये है, लेकिन यहाँ तो सभी 40 सीट जीतना है ना। एक बात फिलहाल मेरा आकलन है अभी कि शायद जो 2019 में बिहार में एनडीए का डंका बजा था, 39 बिल्कुल सीटों 40 पर में जीत, 39। हाँ, जीत रिपीट करना एक कठिन चुनौती है। कठिन हाँ, ये सवाल आज जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है, देखिए 2 प्लेयर और आ गए हैं इस पाले में। जीतनराम मांझी भी इधर आ गए हैं, पिछली बार तो महागठबंधन में थे, और उपेंद्र कुशवाहा भी इधर आ गए हैं। एक है इधर कि अब तो इधर आ गए हैं पाले में, तो वो दावेदार भी हो जाएंगे। एक स्थिति इधर ही है। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा का जो एक इमेज था कि अपने कुशवाहा जाति की राजनीति करते हैं, उससे एक बड़ा चेहरा यहाँ खुद सम्राट चौधरी हो गए हैं, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और अभी जिस ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब एक तो इधर की स्थिति ये बड़ी अच्छा, हमें देखना होगा। लेकिन एक सवाल और है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। जिस तरह से हम खेल देख रहे हैं बिहार में, अरुण जी, क्या लगता है जो बागी विधायक इधर से इधर आए हैं उनका क्या होगा? क्या वो भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? एक की तो चर्चा मैंने आपसे कर दी, एक की कर दी, मुरारी गौतम की कर दी आपने, चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव, सिद्धार्थ सौरभ, संगीता कुमारी। इसमें जितने नाम आप कर रहे हैं अभी, जो अब वो क्या उनकी समझ रही हुई, देखिए इस तरह का चुनाव के पहले पाला बदल दल बदल जो है ना, ये कोई नई बात नहीं है। लोग जहाँ रहते हैं वहाँ उन्हें कुछ अपनी राजनीतिक अनिश्चितता दिखती है, नेताओं से खुन्नस होता है, जहाँ रहते हैं वहाँ कंफर्ट नहीं होता, सबके कारण होते हैं, तो पाला बदला है। लेकिन ये सारे लोग जो अभी 7 लोग आए हैं, वो 7 लोग को पार्लियामेंट का टिकट मिलने जा रहा है। ये तो मुझे कहीं कुछ को मिलने जा रहा है, क्या कुछ का नाम होगा उस लिस्ट में जो बीजेपी की आला कमान तक पहुंच गई है? एक तो अभी अब गौतम की, जो मुरारी गौतम की चर्चा मैंने की है फिलहाल, और किसी के नाम की चर्चा मुझे नहीं दिखता है कि इस पाले में यदि आए हैं। अब जैसे मुंगेर में अब आप प्रहलाद यादव की आप चर्चा करेंगे, तो प्रहलाद यादव थोड़े कोई, उनको वहाँ ललन सिंह है सिटी, अभी तय करना है नीतीश कुमार। बीते दिन हमने देखा कि नीतू कुमारी, हाँ, नीतू कुमारी तो सौदेबाजी कर रही थी ना, देर रात वो भी आ गई हैं बीजेपी में। हाँ, और नवादा से टिकट नहीं, देखिए बीजेपी में कोई इस तरह से दावेदारी करके आए और उसको बीजेपी टिकट थमा दे, अभी बीजेपी थोड़ी वो स्थिति वाली पार्टी है जो कोई वहाँ इस तरह की सौदेबाजी करके नहीं, तो अब वो आने के उनके सबके अपने अपने कारण हैं। अब वो संगीता कुमारी आई हैं, तो वो तो वहाँ जगतानंद सिंह की कार्यशैली, वहाँ उनका जो उसी जिले से ना आते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रोहतास और भभुआ जिले में 4 सिटिंग एमपी इस पाले में आ गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं राजद के लिए एक झटका है। और तेजस्वी जो एक पूरे बिहार में अपनी तस्वीर बनाने जा रहे हैं, अपनी सरकार बनाने की सपना देखना तो बुरा है नहीं। कल ही 3 तारीख को रैली होगी, आज 2 तारीख है, आज तो प्राइम मिनिस्टर बिहार में हैं, 2 जगह जा रहे हैं, औरंगाबाद और बेगूसराय जाएंगे। और बेगूसराय से सच पूछिए वो मिथिलांचल की जो 9 सीटें हैं वो साधने की कोशिश होगी। औरंगाबाद में जो मतबिहार को भी आ रहे हैं, फिर 6 को बेतिया आ रहे हैं, तो कुल मिला जुला कर एक कहिए कि चुनाव अभियान का आगाज ही इसको आप कहेंगे। हाँ। क्या लगता है, एक आखिरी सवाल होगा मेरा, क्या लगता है बिहार में बीजेपी इस बार कितने सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है? देखिए बीजेपी की 17 तो सिटिंग सीटें हैं। अब वो एक सवाल यही है कि नीतीश कुमार जो 16 लड़े थे, एक तो कुछ सीटों की हेरा फेरी होगी, ये तय है। जो मैंने कहा कि 2 नए पार्टनर आ गए हैं इधर, अब वो जीतनराम मांझी आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा गए हैं। तो अभी भी चर्चा मैंने आपसे की थी कि जो उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी लड़ेंगे, तो इन्हीं दो को कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी होगी, अपनी सीट देनी होगी। और फिर यदि उस लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव हुआ है, तो एक परफॉर्मेंस का आधार वो होगा ना। बीजेपी कितनी सीटों तो बीजेपी हमें लगता है कि वो 22 सीट, 17 की जगह 22 सीट लड़े। अच्छा, और 17 की जगह 22? हाँ, 22 सीट लड़े। तो फिर नीतीश कुमार का क्या? नीतीश कुमार वही 17 की जगह वो 12 सीट लड़े। एक तो ये होगा, कुछ सीट की अदला बदली भी होगी जी। लोजपा में भी कुछ है, 2 सीटें हैं। चिराग पासवान कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे नहीं, ना? चिराग पासवान तो 6 सीट जो चचा भतीजा का है ना,
वो मिलाकर ही कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा। देखिए यहाँ कोई लड़ करके जी कोई आंख तिरेर करके वो अभी स्थिति नहीं है बीजेपी में। अभी सबको अभी ये चुनाव जो है विपक्ष के लिए भी उनके भविष्य और अस्तित्व की लड़ाई वाला ये चुनाव है। इस चुनाव में जैसा बीजेपी का लक्ष्य है बिल्कुल कि फिर तीसरी बार मोदी सरकार वो हो पाता है या नहीं हो पाता नहीं, देखिए ना, अभी तो कुछ मुझे लगता है कि जिस ढंग से बीजेपी ने एनडीए ने तो लक्ष्य भी तय कर रखा है और विपक्ष के पास कोई लक्ष्य विहीन लड़ाई है, न चेहरा है कोई। कौन होगा नरेंद्र मोदी के सामने? अभी चेहरा भी नहीं क्वेश्चन सामने मार्क है। इसी चेहरा के सवाल पर तो सब कुछ आप देखा कि नीतीश कुमार बिहार से बैठक बुलाए थे, बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट कर रहे थे और जो सूत्रधार थे वो भी आ गए। तो मतलब आप ये बड़ा कह रहे रोचक हैं होगा अभी आज वो दृश्य देखने लायक होगा कि चंद महीना पहले जो नीतीश कुमार पूरे देश भर में भाजपा विरोधी दलों को एकजुट कर रहे थे, आज नरेंद्र मोदी की उस सभा में, दोनों सभा में जा रहे हैं आज नीतीश कुमार, वहाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व कौशल की सराहना करेंगे। ये एक बड़ा रोचक दृश्य देखने को तो मिलेगा। अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, उस टीम का भी जिक्र किया है जिस टीम का गठन भी हो चुका है और जिस टीम ने लिस्ट भी तैयार कर ली है। लिस्ट आला कमान तक भी पहुंच गई है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।